अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने मैथ्स कंप्लीट कर ली थी और बहुत से बच्चों ने अपनी डेट भी सिलेक्ट कर ली। मैंने मना भी किया था डेट सिलेक्ट नहीं करनी, लेकिन सब ने डेट सिलेक्ट कर ली है 1 जुलाई। कुछ ने नहीं की, उनके लिए आसानी हुई क्योंकि वो अपनी तैयारी सही तरह कर सकेंगे, लेकिन जिन्होंने कर लिया फिर उनके लिए सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट कराना पड़ेगा। तो फ़िज़िक्स बस हम जल्दी आज से शुरू कर रहे हैं। एक लेक्चर पहले हो चुके और दूसरा लेक्चर अभी मैं लास्ट चैप्टर ऑफ सेकंड ईयर से शुरू करूँगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मतलब मैं वो वाले चैप्टर्स टारगेट करूँगा सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट है और मतलब जिसका मेजर पोर्शन एनईटीज़ के अंदर आता है। और इतनी मुश्किल नहीं है फ़िज़िक्स जो इतनी लोगों ने बनाई हुई है कि हमारे फ़िज़िक्स के अंदर नंबर नहीं आते, मैथ्स में आ जाते हैं, फ़िज़िक्स में नहीं आते। फ़िज़िक्स में मसला असल में ये है कि फ़िज़िक्स बहुत वास्ट है। मतलब उसकी एक अगर आप पंजाब की बुक उठा लो ना तो पूरी आपको रीडिंग करनी पड़ेगी थ्योरी के लिए, अगर आपको फ़िज़िक्स में 60 में से 60 नंबर चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स और ऐसे ही थ्योरी वाइज भी सारा कुछ वो बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट एनईटी के लिए और जिसके अंदर से बहुत सवाल आते हैं। सिंपल सीधे थ्योरी के सवाल आते हैं फ़िज़िक्स के अंदर मोस्टली। एनईटीज़ के अंदर तो मैंने अभी तक 3 दिए हैं, तीनों के अंदर मेरे पास न्यूमेरिकल कम ही आए हैं। फ़िज़िक्स के अंदर ज़्यादातर थ्योरी के सवाल आए हैं। तो साथ साथ अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो साथ साथ आप उस चैप्टर की ना एक दफ़ा रीडिंग भी कर लेना लेक्चर के बाद। जिसना मैं एक लेक्चर ले लूँगा इस चैप्टर का, तो फिर आपने इस चैप्टर की एक दफ़ा रीडिंग करनी है। अगर मेरे से कोई चीज़ मिस हो जाती है लेक्चर के अंदर तो आपने वो चीज़ मतलब एक दफ़ा ज़रूर कवर कर लेनी है। हो सकता है कि मैं बताते जल्दी के अंदर चीज़ें मिस कर दूं। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा सारी चीज़ें बताऊं। तो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स लास्ट चैप्टर है इस सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है एनईटी के लिए। थ्योरी वाइज इसमें से बहुत सवाल आते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है बेसिक उससे एटम और इसकी डिस्कशन से। एटम क्या होता है? एटम इज़ अ न्यूट्रल एज अ होल इन विच नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन पॉजिटिव न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ एटम इज़ यूनिफॉर्म, देयर इज़ नो एम्प्टी स्पेस इन द एटम, देयर इज़ नो स्टैटिक इक्विलिब्रियम बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज, डेंसिटी ऑफ एटम इज़ नॉट यूनिफॉर्म। अच्छा, कुछ इसके पोस्टुलेट्स जो जे थॉमसन ने अपने मॉडल में दिए थे वो ये था कि डेंसिटी ऑफ एटम यूनिफॉर्म होती है। मतलब कि एक एटम है, ये हमने जो ये एटम पढ़ा है ये इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। किसी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भी हो सकते हैं, डाइपोल भी बन सकता है कभी कभी ऐसे करके। तो जे थॉमसन की ये पोस्टुलेट गलत था बिल्कुल। जे थॉमसन के जो 2 पोस्टुलेट गलत थे वो कौन से थे? डेंसिटी ऑफ एटम इज़ नॉट यूनिफॉर्म और देयर इज़ नो स्टैटिक इक्विलिब्रियम बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व करता रहेगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम हो सकता है, स्टैटिक कभी नहीं हो सकता। ये 2 उसकी ऑब्जेक्शन थी उसके पोस्टुलेट्स की। उसके बाद रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स पता होने चाहिए कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी। रुदरफोर्ड क्या कहते हैं कि एटम का मेजर हिस्सा एम्प्टी होता है, मोस्ट पार्ट एम्प्टी। ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि किसने बोला था कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी, तो वो बोला था रुदरफोर्ड ने। फिर सेंट्रल पार्ट, अच्छा रुदरफोर्ड की जो मेजर डिस्कवरी थी ना, जो मेजर उसने चीज़ निकाली थी वो यही था कि उसने न्यूक्लियस फाइंड कर दिया था, उसने पॉजिटिवली चार्ज रीजन फाइंड कर दिया था। लेकिन उसकी थ्योरी में जो ऑब्जेक्शन थी ना वो न्यूक्लियस से रिलेटेड नहीं थी, वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड थी। तो रुदरफोर्ड कुछ हद तक ठीक था, उसने हमें मेजर इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बता दिया कि उसका न्यूक्लियस कहाँ होता है। उसने क्या बताया? सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल टाइनी पार्ट which is positively charged is called nucleus। अब क्वेश्चन आता है एनईटी के अंदर, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रुदरफोर्ड ने और इसका नाम दिया था रुदरफोर्ड ने, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अबाउट न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ये भी रुदरफोर्ड ने बोला था।
ऑलमोस्ट होल मास इज़ कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। रुदरफोर्ड की मेजर डिस्कवरी न्यूक्लियस के ही बारे में थी। उसने फोकस अपना न्यूक्लियस पे रखा। उसको इलेक्ट्रॉन के बारे में जो चीज़ें पता चली, एक तो वो ठीक भी नहीं थी और उसकी उस पर डिस्कवरी भी इतनी नहीं थी। फिर उसके अंदर ऑब्जेक्शंस आई उसकी थ्योरी के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड थी। उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करेंगे तो वो कोलैप्स हो जाएगा स्ट्रक्चर। फिर इफ़ एनर्जी इज़ एमिटेड कंटिन्यूसली देन द स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूस बट अ लाइन स्पेक्ट्रम इज़ ऑब्टेन्ड। फिर उसका जो ऑब्जेक्शन था उसकी थ्योरी के अंदर वो ये था कि अगर तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो हमें एक वो मिलना चाहिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, ये भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड विच स्पेक्ट्रम इज़ ऑब्टेन्ड। तो उसके मुताबिक था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लेकिन असल में कौन सा होता है ऑब्टेन हमें लाइन स्पेक्ट्रम। ये फ़र्क है, मतलब ये इसकी वो थी, इसकी थ्योरी के अंदर ऑब्जेक्शन थी। वैसे हमें ऑब्टेन होता है लाइन स्पेक्ट्रम। सही है। उसके बाद अगर हम रुदरफोर्ड की थ्योरी को लेके चलें तो वो कहता है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस करता है एक ही ऑर्बिट के अंदर। इसका मतलब है कि एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट हो रही है। अगर एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट हो रही है, एक एटम के पास कितनी की एनर्जी होएगी, वो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करी जा रहा है, एनर्जी एमिट हुई जा रही है, तो एक टाइम आएगा कि इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और एटम ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये थ्योरी कैसे हमें सजेस्ट कर सकती है कि एक एटम इतने देर तक मतलब सरवाइव कर सकता है। इस थ्योरी के मुताबिक तो एटम कोलैप्स हो रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। फिर ये था इस चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी डिस्कशन हुई थी और इसके अंदर से भी एमसीक्यू आते हैं। असल में फ़िज़िक्स के अंदर हमें ये फोकस नहीं करना क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। हमेशा पेपर में क्या होता है, बच्चे इंपॉर्टेंट करके जाते हैं, उधर से अनइम्पॉर्टेंट में से आया होता है। वो टारगेट ही ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि आसान भी हों और एवरेज बच्चा भी कर सके। लेकिन डिफरेंस क्या चीज़ बनाती है, डिफरेंस वो एमसीक्यूज़ बनाते हैं जो कि थोड़े से मुश्किल होते हैं। सिर्फ वो बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने पूरी बुक रीड की हुई होती है, और यही डिफरेंस बनाते हैं उन बच्चों के अंदर जो 130 लेते हैं और जो बच्चे 160 लेते हैं। फिर कुछ न्यूक्लियस की बातें आती हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की कंपोजिशन। न्यूक्लियस इज़ अ टाइनी रीजन इन विच ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ द एटम इज़ कन्फाइंड। फिर साइज़ ऑफ एटम कितना होता है और साइज़ ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों में फ़र्क क्या है। साइज़ ऑफ एटम और न्यूक्लियस के अंदर तकरीबन 10⁻⁴ का फ़र्क है। न्यूक्लियस का साइज़ होता है 10⁻⁻14 मीटर और एटम का साइज़ होता है एटम 10⁻10 मीटर। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द साइज़ ऑफ न्यूक्लियस एंड द साइज़ ऑफ एटम। हमने क्या करना है, बस 10⁻14 को डिवाइड कर देना 10⁻10 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻4 मीटर। और अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द साइज़ बिटवीन द एटम एंड द न्यूक्लियस, रेशियो ऑफ एटम टू न्यूक्लियस, तो हम क्या करेंगे 10⁻10 ऊपर रखेंगे, 10⁻4 नीचे, और इससे हमें क्या 10⁻4 मिल जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि एटम न्यूक्लियस से 10⁻4 टाइम्स बड़ा होता है। मतलब न्यूक्लियस का साइज़ इतना छोटा होता है एटम से, और उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स इतने ज़्यादा होते हैं और इतने ही उसका रेडियस उसे इंक्रीज़ कर जाता है कि 10⁻4, इसका 10⁻4 का मतलब है 10,000। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये न्यूक्लियस और उसके ऑर्बिट्स के अंदर। उसके बाद आता है हमारे पास हम एक एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, जिस तरह हीलियम, हाइड्रोजन, इन सब एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ, और इसके ऊपर होता है एटॉमिक मास और नीचे होता है एटॉमिक नंबर।
सॉरी, ऊपर होता है एटॉमिक नंबर जो कि ऊपर होगा मास नंबर ए जो कि ए से रिप्रेजेंट होता है, और नीचे होगा एटॉमिक नंबर जो कि जी से रिप्रेजेंट होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, जो कि एक न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें होती हैं ना, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर यही दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, तो इन दोनों का सम को हम मास नंबर कहते हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका मास बहुत कम होता है, उसका मास होता है 9.1 × 10⁻³ इतना कम होता है कि उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता टोटल मास के अंदर, तो ज़्यादा इफेक्ट डालता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन दोनों का मास मिलता जुलता भी होता है, इन दोनों का मास के अंदर मास भी बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0.00055 AMU। फिर प्रोटॉन का मास होता है, मतलब प्रोटॉन का मतलब है H+, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ एक वो है, इसका मास होता है 1.00726। अब देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में कितना बड़ा डिफरेंस है, इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन को मास नंबर के अंदर इंक्लूड नहीं करते। फिर आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तकरीबन मिलता जुलता होता है, 1.00865 ये होता है न्यूट्रॉन। फिर आता है ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन मतलब H2, उसका वो है, क्या नाम है, आइसोटॉप है, 2.014102। उसके बाद आता है हीलियम। हीलियम का होता है 4.002603। ठीक है। अब हमने अगर किसी एटम के अंदर एक एटम, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है मेरे एनिटीज़ में आया हुआ है, एक उसने एटम दे दिया X जिसका उसने मास नंबर दे दिया 36 और उसने ये दे दिया 14, और वो कहता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम A - Z करते हैं, A - Z = नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। 36 - 14 या जगह 22 न्यूट्रॉन्स हैं इस एलिमेंट के अंदर। उसके बाद हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। ये क्वेश्चन भी एनईटी के अंदर आ चुका है, मुझे याद है एक एंट्रेंस टेस्ट में आया था कि विच एलिमेंट डज नॉट कंटेन अ न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन, H1। H1 के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन नहीं होता। H एटम ऐसा एटम है, सिंपल हाइड्रोजन, मतलब इसका आइसोटॉप नहीं कंसीडर करना है, सिंपल हाइड्रोजन ऐसा एटम है जिसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विच एलिमेंट डज नॉट कंटेन अ न्यूट्रॉन। ठीक है। उसके बाद हमें इस AMU का पता होना चाहिए, जो हमने पहले AMU के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैसेज बताए थे ना। AMU इक्वल होता है 1 AMU = 1.66 × 10⁻⁻27 kg, और अगर ग्राम्स में करें तो 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब क्वेश्चन के अंदर ना ये वाली ऑप्शन भी हो सकती है और ये वाली ऑप्शन भी हो सकती है। कभी वहाँ पे kg देख के ये वाली ऑप्शन लगा दो, फिर लेकिन बाकी ऑप्शन पे भी गौर करना है। ग्राम के साथ 10⁻20⁻24 हो तो वो भी आंसर सही है, ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर अगर हम इसी AMU को उसके लिए देखें, क्या नाम है, एनर्जी मास इक्वेशन से, E = के इतना, अगर एक AMU मास हो तो वो कितनी एनर्जी बना सकता है, तो वो हमारे पास बनाता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक AMU मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो तो वो इतनी एनर्जी बनाता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ज़्यादा एनर्जी है ये। उसके बाद ये न्यूक्लियस की बात इस चैप्टर के अंदर जब ख़त्म होती है, फिर आते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं?
Isotopes are such nuclei of an element having same atomic number but different mass number. Same atomic number but different mass number. इससे हमें क्या पता चलता है? ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर न्यूट्रॉन के नंबर ज़्यादा हो जाएं, एलिमेंट सेम रहे, एटॉमिक नंबर से एलिमेंट चेंज होता है। ये बात भी ध्यान रखनी है कि एलिमेंट चेंज कैसे होता है। एलिमेंट चेंज तब होता है जब उसका एटॉमिक नंबर चेंज होता है। मैस नंबर चेंज होने से एलिमेंट चेंज नहीं होगा, जो वो एलिमेंट वही रहेगा लेकिन वो उसका आइसोटॉप बन जाएगा। आइसोटॉप क्या है? एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। मैस नंबर डिफर कैसे करता है? ये तो नहीं हो सकता कि उसका प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैस नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगर मैस नंबर में फ़र्क आया इसका मतलब या तो प्रोटॉन में फ़र्क आया या तो न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन में फ़र्क आएगा तो अगर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो उस पर चार्ज आएगा, लेकिन आइसोटॉप तो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब उसके अंदर चेंज आया न्यूट्रॉन्स के अंदर। आइसोटॉप्स ऐसा मॉलिक्यूल होता है, ऐसा एलिमेंट होता है अपने एलिमेंट का जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं। आइसोटॉप्स की एग्जांपल है हीलियम, हाइड्रोजन अगर लें, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, इनके नाम भी हैं। इसका नाम है ड्यूट्रियम, एक मिनट, ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियन, इसका होता है ट्रीटियम। और इनके अंदर, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन, इसमें 1 न्यूट्रॉन और इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, आइसोटॉप्स का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है, तो वैसे इसमें से ऐसे सच कोई सवाल नहीं आता, यही आ सकता है। अच्छा, आइसोटॉप जो एलिमेंट होते हैं ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, लेकिन वो डिफ़र करते हैं किसके अंदर? अपनी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी जगह पे यूज़ भी होते हैं। अच्छा, मेरे एनईटी में एक सवाल आया था, हाउ मैनी आइसोटॉप्स आर देयर फॉर ज़ीनॉन? तो ज़ीनॉन के याद रखना 36 आइसोटॉप्स होते हैं। ज़ीनॉन 36 आइसोटॉप्स, और साथ में एक और है सीज़ियम। सीज़ियम के भी 36 इलेक्ट्रॉन। ये फेमस नंबर है और ये हमेशा आता है पेपर के अंदर। आइसोटॉप्स का सवाल ज़रूर आता है, और ऐसा सवाल नहीं आता कि डेफिनेशन पूछेगा, सवाल नंबर वाला आता है कि इसके कितने आइसोटॉप हैं। मैंने जब पहली दफ़ा किया था मुझे भी नहीं पता था कितने, मैंने तुक्का ही मारा था और शुक्र है मेरा तुक्का ठीक हो गया था उस वक्त, क्योंकि बाकी नंबर मुझे थोड़े से अजीब लग रहे थे। मैंने तुक्का मार दिया और तुक्का ठीक भी हो गया। अच्छा, उसके बाद आइसोटॉप की बात कर रहे थे, तो अगर एक सवाल आता है यूरेनियम 235, इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं? सबसे पहले हमें यूरेनियम जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है ना, उसका हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92, इसका तो एटॉमिक नंबर सबको पता होना चाहिए, वरना क्योंकि मेजर एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद करना मुश्किल नहीं है, थोड़े से ही तो हैं, 10-15 याद कर लो। अगर वो कहता है यूरेनियम 235 के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 92 इधर डालो, 235 माइनस 92 तो तकरीबन आता है 143 न्यूट्रॉन्स। फिर वो कहता है यूरेनियम 238 में कितने हैं, इधर 238 कर दो, इधर 8 कर दो, 3 इसमें ऐड कर दो, 146 न्यूट्रॉन होते हैं। अब जितने न्यूट्रॉन बढ़ते रहेंगे उतनी उसका मैस बढ़ता रहेगा, उतना वो एलिमेंट हैवी होता रहेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज तो होता नहीं, उसका सिर्फ मैस ही होता है। ठीक है, उसके बाद आइसोटॉप्स के वो भी आ सकते हैं कि ये कहाँ यूज़ होते हैं। अच्छा, आइसोटॉप जो थोड़े से हैं, कोबाल्ट 60, वो यूज़ होता है इन ट्रीटिंग कैंसर। उसके बाद कुछ आइसोटॉप्स मैं बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जिनका सवाल आ सकता है पेपर के अंदर। एक मिनट मैं ढूंढ के बताता हूँ।
अच्छा, आइसोटॉप्स के अंदर एक और चीज़ है कि अगर हमें आइसोटॉप्स को डिफ़र करना हो कि ये हमें कैसे पता चलेगा ये वाला आइसोटॉप मतलब इसका मैस कितना है इस आइसोटॉप का, और ये हम इन दोनों को डिफ़र कैसे करते हैं, इसके लिए हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ यूज़ करते हैं। separated isotopes can only be separated from one another by mass spectrograph। mass spectrograph क्या करता है? mass spectrograph का एक तो वो आइसोटॉप्स को सेपरेट करने में इस्तेमाल होता है, और ये करता क्या है, ये यूज़ करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली। जब हम इसके अंदर बम्बार्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, आयनाइज्ड पार्टिकल ऑफ दैट एलिमेंट, तो ये उसका एक कर्वेचर बनाता है, उसको डिफ्लेक्ट कराता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर तो उसका मैस ज़्यादा होगा तो वो क्या नाम है, कम डिफ्लेक्ट करेगा, और अगर मैस कम होगा तो वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये आइसोटॉप का मैस ज़्यादा है, इस आइसोटॉप का मैस कम है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, ड्राइव कैसे होता है मैं उस तरह बताता हूँ, 1/2 mv² = EV। इस प्रिंसिपल पे ये एक्ट करता है। ये प्रिंसिपल क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, ये इक्वल हो जाए। The ions passes through the slit in the form of narrow beam. The kinetic energy of singly charged ion at the slit will be given by। हम पहले तो एक वैक्यूम चैम्बर लेंगे, वैक्यूम चैम्बर के अंदर से हम उस गैस को या उस एलिमेंट्स को पहले आयनाइज़ कराएंगे। आयनाइज़ कैसे कराएंगे, हम उसके अंदर बम्बार्ड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब उसके ऊपर चार्ज आएगा, फिर जब वो फील्ड के अंदर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो डिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि उस पर चार्ज है। जब वो डिफ्लेक्शन देगा, फिर हम उस डिफ्लेक्शन को मेजर करेंगे। उस डिफ्लेक्शन की मेजरमेंट से हमें उसके मैस का और रेडियस का पता चलेगा। मतलब जितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा उतना ज़्यादा मैस, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा उतना कम मैस, और जितना कम डिफ्लेक्ट करेगा उतना ज़्यादा मैस, जिससे हम आइसोटॉप्स को डिफ़र कर सकते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो ये कहता है, हाउ कैन आइसोटॉप बी सेपरेटेड बाय यूजिंग विच apparatus, या मैस स्पेक्ट्रोग्राफ इज़ यूज्ड फॉर। ये MCQ आता है NET में, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ इज़ यूज्ड फॉर, तो सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप्स इसका आंसर है। और इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2EV डिवाइडेड बाय m√। यहाँ से हमें वेलोसिटी पता चल जाएगी उन इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, फिर इस चैप्टर के अंदर आगे जाएं तो आता है न्यूक्लियर फोर्सेस। बहुत ज़्यादा हमारे पास फोर्सेस हैं। उन फोर्सेस के नाम हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और अभी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जो कि न्यूक्लियस अपने प्रोटॉन को अपने मतलब जो कि उसका स्ट्रक्चर बनाती है, प्रोटॉन को अपने पास रखती है। और ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और इसकी रेंज बहुत थोड़ी है। मतलब ये सिर्फ 10⁻⁴ मीटर तक एक्ट करती है, इसके बाद इसका इफेक्ट नहीं होता। मतलब ये सिर्फ प्रोटॉन पे इफेक्ट डालेगी और इलेक्ट्रॉन्स पे इसका न्यूक्लियस पे इफेक्ट डालेगी। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस की हमने वो पढ़ी थी ना, रेडियस 10⁻⁴। तो मतलब इसका इतना थोड़ा इफेक्ट होगा कि इसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स तक भी नहीं जाएगा, लेकिन इसका अपनी लिमिट के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा प्रोटॉन के अंदर कि हमें वो प्रोटॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन इसकी रेंज बहुत छोटी है। दो तरह की फ़ोर्स न्यूक्लियस के अंदर एक्ट कर रही होती हैं, एक कूलम्स रिपल्सिव फोर्स और एक न्यूटन्स अट्रैक्टिव फोर्स। जो न्यूटन्स अट्रैक्टिव फोर्स है ये न्यूक्लियस के अंदर होती है, और जो कूलम्स रिपल्सिव फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराने में हेल्प करती है ऑर्बिट के अंदर। कूलम्स रिपल्सिव फोर्स रिप्रेजेंट होती है
के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, और न्यूटन रिपल्सिव फोर्स मतलब इससे रिप्रेजेंट होती है। प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या होती हैं, एक तो ये ओबे नहीं करती इन्वर्स स्क्वायर लॉ को, ठीक है। दूसरी ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, लेकिन कब तक एक्ट करती है मैंने बताया, सिर्फ 10 इन रेंज ऑफ 10⁻⁻14 मीटर, इस रेंज के अंदर एक्ट करती है, इससे बाहर ये एक्ट नहीं कर सकी। और ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, और ये न्यूक्लियस के बाइंडिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। इट एक्सप्लेन्स बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। क्वेश्चन आ सकता है विच फोर्स एक्सप्लेन्स और डिफाइंस द बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, तो वो कौन सी है, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या न्यूटन्स फोर्स। अच्छा, उसके बाद इस चैप्टर के अंदर आगे जाएं, फिर आता है मैच डिफेक्ट। मैच डिफेक्ट क्या चीज़ है? मैच डिफेक्ट अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ ना, तो एक डिफरेंस इन मैस, जब अगर न्यूक्लियन सेपरेटेड अगर हम उनका मैस लें, और अगर एक कंबाइंड फॉर्म न्यूक्लियस के अंदर उसका हम मैस लें, तो उसके अंदर जो फ़र्क आता है उनके मैस के अंदर, उसको हम कहते हैं मैच डिफेक्ट। और वो फ़र्क असल में फ़र्क नहीं होता, वो एनर्जी रिलीज़ हो चुकी होती है। जब हम उन न्यूक्लियंस को कंबाइन करके न्यूक्लियस बनाते हैं ना, उसकी कम्बिनेशन के अंदर जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, वो भी तो कहीं से आनी है ना, वो एनर्जी उस मैच से आती है जो उसके अंदर डिफेक्ट आया है। मतलब अगर 4 न्यूक्लियंस हैं, ऐसे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, उनका मैस था 4 AMU, जब मैंने कंबाइन किया तो मैस रह गया 3.5 AMU। अब जो 0.5 AMU का फ़र्क है ना, वो फ़र्क क्यों आया? जब हमने उन न्यूक्लियंस को कंबाइन किया तो हमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स चाहिए थे उनको कंबाइन करने के लिए, उनके अंदर अट्रैक्शन डालने के लिए हमें खुद से फोर्स देनी पड़नी थी। अब हम खुद से फोर्स तो दे नहीं सकते, तो हमने उन्हीं के मैस से फोर्स ली जिन्होंने उनको अट्रैक्शन दी। अब वो कंबाइन हो गए, लेकिन वो फोर्स क्योंकि यूज़ हो गई है, एनर्जी रिलीज़ हो गया, वो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। हमने जो न्यूटन की मैस एनर्जी इक्वेशन पढ़ी थी, उस एनर्जी इक्वेशन से वो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और जो न्यूक्लियंस थे वो अब आपस में अट्रैक्शन के, मतलब उनके अंदर अट्रैक्शन आ गया, और वो एक एटम के तौर पर, एक न्यूक्लियस के तौर पर बन गए। अब इस डिफरेंस को हम कहते हैं मैच डिफेक्ट। मैंने सारा इसको एक्सप्लेन कर दिया ये होता क्या है। अब बस मैं इसका फार्मूला बताऊंगा और कुछ कैलकुलेशंस बताऊंगा, कैलकुलेशंस कैसे करनी होती हैं। इसका फार्मूला अब आता कैसे है? पहले तो हमें पता होना चाहिए टोटल मैस कितना है। टोटल मैस कैसे आएगा? पहले हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स देखेंगे कितने थे उसके अंदर, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे n, अगर n है तो फिर मल्टीप्लाई बाय m ऑफ न्यूट्रॉन। mn क्या है? मैस ऑफ न्यूट्रॉन। फिर आएगा z और फिर mp, ये क्या है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, और ये क्या है? मैस ऑफ प्रोटॉन। अब ये क्या हो गया? टोटल मैस ऑफ, हमारे पास आ गया टोटल मैस ऑफ न्यूक्लियंस। अगर 2 प्रोटॉन थे और 2 न्यूक्लियन, तो टोटल उनका मैस ये था। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? इसके अंदर से हम मैस ऑफ न्यूक्लियस, जो नया हमारे पास मैस बना था, नया जो हमारे पास न्यूक्लियस बना है ना, उसका मैस माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा m। डेल्टा m क्या होता है? डेल्टा m होता है मैच डिफेक्ट। मैच डिफेक्ट अभी मैंने बड़ा लंबा सा करके एक्सप्लेन किया है, जो सुनोगे तो समझ लग जाएगी क्या था मैच डिफेक्ट। ये होता है मैच डिफेक्ट। अब मैच डिफेक्ट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? मैच डिफेक्ट से हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो रिलीज़ हुई थी उनके अंदर अट्रैक्शन लाने के लिए, उन न्यूक्लियंस के अंदर अट्रैक्शन ला के उनको एक न्यूक्लियस बनाने के अंदर जो एनर्जी रिलीज़ हुई थी, जो एनर्जी कंज्यूम हुई थी, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और वो बाइंडिंग एनर्जी किससे आती है? वो इस मैच डिफेक्ट से आती है। हमें मैच डिफेक्ट पता चल गया क्या है? ये फार्मूला है मैच डिफेक्ट का। इसको हमने बस क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 931 MeV से, जो 1 AMU की एनर्जी थी ना, उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा क्या नाम है? बाइंडिंग एनर्जी। कैसे फाइंड होएगी? E = डेल्टा m c का स्क्वायर। ये क्या है? बाइंडिंग एनर्जी।
इधर डाल दो डेल्टा एम की जगह जो हमने ऊपर डिवाइस किया फार्मूला, एन एम एन माइनस जी एम टी टोटल माइनस एम। सही है। अब इस पूरे को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, सी स्क्वायर से, या अगर एनर्जी की फॉर्म में लिखें तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। उससे हमारे पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। अब अगर हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन की बात करें ना, तो ड्यूट्रियम की बाइंडिंग एनर्जी होती है 2.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 1 न्यूट्रॉन होता है। इन तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो इतनी एनर्जी हमारे पास रिलीज़ होएगी। सही है। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या एक पैटर्न है। बाइंडिंग एनर्जी को अगर हम पहले एटॉमिक नंबर से देखें ना, तो वो इंक्रीज़ करती है अप टू अ लिमिट। अब वो लिमिट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ करेगी 56 एटॉमिक नंबर तक। 56 एटॉमिक नंबर है Fe का। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, इसका क्या मतलब है, उतना स्टेबल कंपाउंड है। इस स्टेबिलिटी का भी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसका ये मतलब है कि उतनी ज़्यादा एनर्जी उसको लगी है उसको कंबाइन करने में, अब उतनी ही ज़्यादा एनर्जी वो लेगा डिस्टॉर्ट होने में। मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी वो लेगा डिस्टॉर्ट होने में, इसका मतलब उतना ज़्यादा वो स्टेबल है। स्टेबल कंपाउंड वो होता है जो ज़्यादा एनर्जी लेता है डिस्टॉर्ट होने में, और अनस्टेबल वो होता है जो आसानी से डिस्टॉर्ट हो जाए। मतलब उसको कम एनर्जी दो और वो तबाह हो जाए, इसका मतलब वो अनस्टेबल है। अब 1 से लेकर, अगर एटॉमिक नंबर 1 हीलियम से लेकर Fe 56 तक देखें तो इसका ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे 56 पे जाके इसका ग्राफ वापस से नीचे आने लग जाता है ऐसे। इसका क्या मतलब है कि बाइंडिंग एनर्जी 1 अगर एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 56 तक इंक्रीज़ करती है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर Fe है, Fe 56। और इसकी स्टेबिलिटी की वजह क्या है कि इसके न्यूक्लियॉन्स को सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है बाइंड करने में। सही है। और ये हमें स्टेबिलिटी पता कैसे चलती है, स्टेबिलिटी पता चलती है पैकिंग फ्रैक्शन से, डेल्टा M/A। जो हमने बाइंडिंग मैच्ड इफेक्ट निकाला था ना, उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन से, तो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन आ जाती है। पैकिंग फ्रैक्शन किस चीज़ को बताती है, पैकिंग फ्रैक्शन हमें स्टेबिलिटी को बताती है कि वो कंपाउंड कितना स्टेबल है। अब बड़े कंपाउंड्स के अंदर न्यूक्लियॉन नंबर बहुत ज़्यादा होता है। न्यूक्लियॉन नंबर ज़्यादा का क्या मतलब हुआ, न्यूक्लियॉन नंबर ज़्यादा का मतलब हुआ ये ज़्यादा, ए ज़्यादा होगा तो पैकिंग फ्रैक्शन कम नहीं हो जाएगी, पैकिंग फ्रैक्शन कम होएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब अगर Fe की बात करें, Fe के अंदर जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन है ना, मॉडरेट है, ना वो ज़्यादा है ना वो कम है, जिसकी वजह से ये पूरी पैकिंग फ्रैक्शन उसकी सबसे ज़्यादा होती है। इस वजह से सबसे स्टेबल कंपाउंड ये मेरे पास तकरीबन 2 दफ़ा NET के अंदर आ चुका है, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, तो वो है Fe 56। उसके बाद जो Fe के बाद थोड़ी सी स्टेबल होती है, थोड़ी देर तक स्टेबल रहती है, फिर अगर एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा होता जाए तो ऐसे स्टेबिलिटी गिरती है, उसका ग्राफ बिल्कुल ऐसे गिरता है, ऐसे बिल्कुल नीचे आ जाता है। 82 के बाद ग्राफ नीचे आता रहता है। ग्राफ के अंदर सबसे पीक पे कौन सा कंपाउंड होगा, Fe। फिर आता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी, ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी बेक्वेरेल ने, और इसका एक यूनिट भी है बेक्वेरेल का। मतलब रेडियो एक्टिविटी को हम कुरी में भी कुरी से भी डिनोट कर सकते हैं, इसका ऐसा यूनिट है, लेकिन कुरी और बेक्वेरेल आपस में रिलेटेड है। इन दोनों का जो रिलेशन है वो मैं बताता हूँ, एक मिनट। 1 करे इज़ इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्वेरेल, ये इसका रिलेशन है। 1 करे, एक मिनट, 1 करे इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्वेरेल। ये दोनों किस चीज़ के यूनिट है, ये दोनों यूनिट है
रेडियो एक्टिविटी फाइंड करने के। अब रेडियो एक्टिविटी सबसे ज़्यादा मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते कहाँ से हैं? जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करते हैं 82 से, उनके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज़ करते हैं। नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी कम होती रहती है। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम होती है उतना ज़्यादा एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता जाता है। अब एक न्यूक्लियाई है जो जिसका मतलब हमेशा रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा होगा। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपनी रेडियो एक्टिविटी रिलीज़ कैसे करते हैं? वो काफ़ी फॉर्म्स के अंदर करते हैं। कुछ फॉर्म्स उनकी हैं, वो एमिट करते हैं अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़, गामा रेज़। कौन कौन सी रेज़ एमिट करते हैं? अल्फ़ा रेज़, बीटा रेज़, गामा रेज़। और ये तीनों रेज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रेज़ हैं, मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टीज़, इन तीनों की क्या नाम है अफेक्ट्स वो क्या नाम है पेपर के अंदर पूछते हैं। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। मैं इसको तीनों को साथ साथ लेके चलूँगा। अल्फ़ा असल में क्या है? अल्फ़ा एक हीलियम न्यूक्लियाई है जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है। अल्फ़ा हीलियम न्यूक्लियाई है जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है। बीटा असल में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे तो पता है क्या नेगेटिव चार्ज होता है। और गामा असल में क्या है? गामा न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये कुछ इनके बारे में था। ये होते क्या क्या हैं? अब जब अल्फ़ा किसी कंपाउंड से निकलेगी ना अल्फ़ा रेज़, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? एक कंपाउंड था X जिसका मैस नंबर था A और G, उसमें से अल्फ़ा रेज़ निकली तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? उसके हम एटॉमिक मैस में से 4 माइनस कर देंगे जो कि हीलियम का मैस नंबर होता है, और उसके एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस कर देंगे जो कि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है, और साथ में उसके एक अल्फ़ा रेज़ निकल आएगी। उसके बाद बीटा रेज़ क्या अफेक्ट डालती हैं? बीटा रेज़ अगर कोई कंपाउंड में से बीटा रेज़ निकली हैं तो उसके एटॉमिक नंबर के अंदर एक ऐड हो जाएगा, मतलब ऐसे लिख देंगे एटॉमिक नंबर के अंदर एक ऐड का। असल में बीटा क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बीटा निकलेगा, तो एक उसके अंदर ऐड करके चला जाएगा। और गामा रेज़ कब निकलती है? गामा रेज़ हमेशा तब निकलेगी जब कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में होगा। एक्साइटेड स्टेट से जब वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ रहा होगा तो कोई ना कोई फोटोन रिलीज़ करेगा, कोई ना कोई एनर्जी का पैकेट रिलीज़ करेगा। उस एनर्जी के पैकेट को हम क्या कहते हैं? उस एनर्जी के पैकेट को हम फोटोन कहते हैं। अगर एक्साइटेड स्टेट से आता है, ये एक एटम था जो एक्साइटेड स्टेट को स्टार से रिप्रेजेंट है, जो अपनी नॉर्मल स्टेट में आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसके ऊपर, उसने गामा रेज़ रिलीज़ कर दी। NET में क्वेश्चन आया है, ये कंपाउंड था ऐसे करके, ये कंपाउंड था फॉर एग्ज़ाम्पल U238 और 92। आगे उसने ऐसे करके ना और कंपाउंड्स बनाए हुए थे, और ऊपर उसने लिखा हुआ था यहाँ से निकली अल्फ़ा, यहाँ से निकली बीटा, तो ये इस कंपाउंड के क्या क्या वो होंगे? तो इसका होगा 234 और यहाँ पे आएगा 90, फिर अगले वाले का होगा 243, ऐसे का एज इट इज़, नीचे आ जाएगा 91। ऐसा कंपाउंड देख लेंगे एग्जांपल्स के अंदर जिसका 91 ये होगा, 243 वो अब मैस नंबर होगा। सही है, ये डिस्कशन होगी अल्फ़ा, बीटा, गामा की, और इनकी अब प्रॉपर्टीज़ की बारी आती है। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती है गामा रेज़। अभी मैं इनको दोबारा से उसी तरह लिखता हूँ, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। यहाँ पे लिखेंगे मोस्ट पेनिट्रेटिंग, और बीटा रेज़ पेनिट्रेटिंग होती हैं अल्फ़ा से ज़्यादा। यहाँ पे पेनिट्रेटिंग ऑर्डर लिख देता हूँ, ऑर्डर। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग गामा, फिर बीटा, फिर अल्फ़ा, फिर आता है आयनाइजिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग होती है अल्फ़ा रेज़। अच्छा, ये रिलेशन भी आ जाता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन आयनाइजिंग पावर एंड पेनिट्रेटिंग पावर। तो इन दोनों के अंदर इन्वर्स रिलेशन होता है, ये हमें ऐसे पता भी चल जाएगा कि देखो अगर गामा की पेनिट्रेटिंग पावर कम थी तो उसकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? एक चीज़ ज़्यादा एक चीज़ कम, तो इसमें इन्वर्स रिलेशन है। फिर गामा के ऊपर +2 चार्ज होता है, बीटा पे -1,
और नहीं सॉरी, अल्फ़ा पे +2, बीटा पे -1, गैमा पे 0। उसके बाद ये पेपर भी स्टॉप कर लेते हैं। अल्फ़ा रेज कैन बी स्टॉप बाय पेपर, बीटा रेज कैन बी स्टॉप बाय एलुमिनियम। बीटा रेज पेपर को पेनिट्रेट कर सकती हैं। फिर उसके बाद आता है गैमा रेज। गैमा रेज पेपर को भी पेनिट्रेट कर सकती है, एलुमिनियम को भी पेनिट्रेट कर सकती है, लेकिन इट कैन बी स्टॉप्ड बाय अ लेड ब्लॉकेज। और इसी वजह से अगर हम देखें उसके अंदर यूरेनियम क्या नाम है पावर प्लांट्स के अंदर, तो एक सेफ्टी बनाई जाती है जो लेड की वॉल होती है। सेफ्टी लेड की वॉल से बनाई जाती है ताकि पेनिट्रेटिंग एनर्जीज़, पेनिट्रेटिंग फोटॉन्स उससे बाहर ना आ सकें। इस वजह से लेड की बनाई जाती है, क्योंकि लेड एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेज मटेरियल है जो कि मोस्ट रेस को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब पेनिट्रेट करने नहीं देता। फिर आता है हाफ़ लाइफ की डिस्कशन। हाफ़ लाइफ के बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर के अंदर, मतलब मैं न्यूमेरिकल्स के साथ ही बताऊंगा कौन कौन से एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले हाफ़ लाइफ। हाफ़ लाइफ होती क्या है? द टाइम इन विच हाफ ऑफ द मटीरियल ऑफ एन एलिमेंट डिसअपेयर्स और डिसइंटीग्रेट्स इज़ कॉल्ड हाफ़ लाइफ। हाफ़ लाइफ एक कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी एलिमेंट की, हर एलिमेंट की अलग होती है। इसको निकालने का तरीका क्या है? इसके लिए एक फार्मूला यूज़ होता है हाफ़ लाइफ का, जो कि है T12 = 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा। लेमडा इधर क्या है? लेमडा को हम कहते हैं डिके कांस्टेंट। लेमडा क्या है? डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट। और लेमडा का यूनिट क्या है? लेमडा का यूनिट होता है पर सेकंड। अगर हम इसके डायमेंशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, इसका पर सेकंड होता है, ऊपर आके सेकंड ही बनता है। तो लेमडा का यूनिट है पर सेकंड डिके कांस्टेंट का, लेमडा डिके कांस्टेंट स्पेशली, क्योंकि लेमडा और चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। लेमडा अगर वेवलेंथ के लिए यूज़ होगा तब उसका यूनिट मीटर हो जाएगा, लेकिन इधर डिके कांस्टेंट के लिए यूज़ हो रहा है तो इसका पर सेकंड है। इस चीज़ में कन्फ्यूज़ नहीं होना लेमडा के अंदर। ये इधर लेमडा एज लेमडा नहीं यूज़ हो रहा, इधर लेमडा एज डिके कांस्टेंट यूज़ हो रहा है। और T12 का तो हमें पता है सेकेंड होगा। अब इसके न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करने होते हैं ना, तब उसके लिए एक स्पेशल फॉर्म यूज़ होती है। वो फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ। ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट लेफ्ट इक्वल्स टू 1/2 T डिवाइडेड बाय T12 लाइफ की पावर, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ n। अब क्वेश्चन आता है कि 1/8 ऑफ द एलिमेंट इज़ डिकेड, ठीक है, एंड द हाफ लाइफ ऑफ दैट एलिमेंट फाइंड, नहीं 1/8 ऑफ द एलिमेंट इज़ डिकेड इन हाउ मच टाइम व्हेन द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट इज़, हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट इज़ लगा लो 4, ठीक है। अब क्या करेंगे? 1/8 डिके हुआ है तो यहाँ पे लिखना है जो नॉन डिकेड है, तो 1/8 1 - 1/8 ये क्या होता है? 7/8। तो हम इधर लिख देंगे 7/8 इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे n नॉट भी आएगा साथ, यहाँ पे आएगा T और यहाँ पे आएगा 4 जो हाफ लाइफ थी, और इधर आ जाएगा n नॉट। इसको और इसको काटेंगे ऐसे। अब हमने ये T ऐसी वैल्यू लेनी है, यहाँ पे 1/8 ही कर लो, अगर 1/8 वो कहते हैं अनडिकेड है। T ऐसी वैल्यू लेनी है T जो कि इसको 8 बनाए। 2 की पावर 3 8 होती है, तो हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेंगे जो डिवाइडेड डिवीजन के बाद 3 बनाए, तो T होएगा 12। 12/4 क्या होता है? 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8। ऐसे समझ लगी? इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, और एक न्यूमेरिकल नहीं आता है, एक पेपर के अंदर 2-3 भी आते हैं हाफ़ लाइफ के, क्योंकि ये आसान न्यूमेरिकल होते हैं। बस इसमें थोड़ा सा दिमाग चलाना होता है। दिमाग कैसे चलाना होता है? मैथ्स है सारी, मैथ्स कर लोगे तो हो जाएगा। और MD कैट में भी शायद आते हैं इसके सवाल। अच्छा, उसके बाद जो अल्फ़ा रेज़ होती हैं, अल्फ़ा रेज़ मैंने बताया था मोस्ट आयनाइजिंग रेज़ होती हैं और लेस पेनिट्रेटिंग रेज़ होती हैं, ठीक है। अल्फ़ा रेज़
लेस पेनिट्रेटिंग क्यों होती हैं? अल्फ़ा रेज लेस पेनिट्रेटिंग इसलिए होती हैं क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है। साइज़ बड़े होने की वजह से ये आसानी से मॉलिक्यूल के साथ जब इंटरेक्ट करती हैं तो अपनी एनर्जी लूज़ कर देती हैं। और गैमा रेज सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग इसलिए होती है, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है और ये आसानी से निकल जाती हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर से। इंटरेक्शन इनकी कम हो पाती है दूसरे के साथ, तो ये निकलती जाती हैं और पेनिट्रेट करती जाती हैं। आयनाइजिंग पाथ ऑफ बीटा रेज इज़ जिगजैग ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज़। अभी मैंने मैथ्स का ही बताया था कि बीटा रेज की जो पेनिट्रेटिंग पाथ होता है वो जिगजैग होता है। और इसके अंदर बात है इंटरेक्शन ऑफ गैमा रेज। अच्छा, अब गैमा रेज हमें क्या क्या चीज़ें करा सकती हैं? गैमा रेज अपनी एनर्जी 3 तरह से लूज़ करती हैं। या तो वो कॉम्पटन इफेक्ट करेंगी, या तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगी, या तो वो पेयर प्रोडक्शन करेगी। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब करेगी? गैमा रेज फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब करेगी जब उसकी एनर्जी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन से कम होएगी, तब वो करेगी फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर इक्वल टू 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन या फिर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन के बीच में हुई तो वो करेगी कॉम्पटन इफेक्ट। और अगर इससे ग्रेटर होएगी 1 से तो वो क्या करेगी? पेयर प्रोडक्शन। ये गैमा रेज की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ये 3 चीज़ें करती है। फिर एक क्वेश्चन आता है, यूरेनियम है, अगर यूरेनियम 233 को रेडॉन 222 के अंदर कन्वर्ट करें तो क्या क्या चीज़ें रिलीज़ होंगी? तो इसका आंसर है 4 अल्फ़ा रेज, 2 बीटा रेज और 5 गैमा रेज रिलीज़ होती हैं। क्या क्या है? यूरेनियम 232 कन्वर्टेड इनटू रेडॉन 222, लेकिन वह गैमा रेज का नहीं पूछेगा क्योंकि गैमा रेज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्साइटेशन से हमें बताना होता है, वो हम देख के बता नहीं सकते। वो हमेशा पूछेगा अल्फ़ा और बीटा कितनी रिलीज़ हुई हैं। तो यूरेनियम 238 से 222 रेडॉन के अंदर 4 अल्फ़ा और 2 बीटा रेज रिलीज़ होती हैं। सही है। उसके बाद 3 हमारे पास ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, विल्सन क्लाउड चैम्बर, गीगर मुल्लर काउंटर और एक यूज़ होता है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। अब इन तीनों के अंदर फ़र्क क्या है? क्वेश्चन आता है विच डिटेक्टर यूज़ डायोड इन इट्स फंक्शनिंग, तो इसका आंसर क्या है? सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन एनईटी का। विच डिटेक्टर ऑफ रेडियो एक्टिव वेव यूजेस डायोड, तो कौन सा डिटेक्टर है? सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। फिर एक और क्वेश्चन आता है इसी का, विच बाइसिंग इज़ यूज्ड इन सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, तो इसका आंसर है रिवर्स बाइस्ड डायोड्स आर यूज्ड इन सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। कौन से डायोड्स? रिवर्स बाइस्ड। सही है। फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द गीगर मुल्लर इज़ यूज्ड फॉर, गीगर मुल्लर इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द रेडियो एक्टिव वेव्स। सही है। और इसकी डिटेक्शंस क्या हैं? अल्फ़ा रेज हमेशा सॉलिड और कंटिन्यूस होती हैं, और बीटा रेज हमेशा जिगजैग और डिसकंटिन्यूस होती हैं, और गैमा रेज की पाथ का कोई वो नहीं होता, नॉट डेफिनेट ट्रैक। गैमा रेज डज नॉट हैव अ डेफिनेट ट्रैक, मतलब अल्फ़ा रेज अगर किसी चीज़ से निकलें तो स्ट्रेट और डेफिनेट सॉलिड होंगी ऐसे, और अगर बीटा रेज कहीं से निकलेंगी तो वो जिगजैग होंगी ऐसे, और अगर गैमा रेज निकलेंगी तो उनका कोई पाथ नहीं होगा, इधर उधर को होंगी ऐसे, इधर उधर, उनका कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता। और ये किसने बताया था इनका पाथ? ये बताया था विल्सन क्लाउड चैम्बर ने। विल्सन क्लाउड चैम्बर uses a super saturated droplets prefer to condense on iron or dust particle similar to the formation of cloud। इसने इनका पाथ बताया था विल्सन क्लाउड ने। और गीगर मुल्लर ने हमें क्या बताया था? द इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ लो लेवल बीटा एंड गैमा रेज।
जो गीगर मुल्लर है ना वो मेजॉरिटी या बेसिकली वो बीटा और गैमा रेस के डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, वो अल्फ़ा रेस के लिए नहीं है। अगर क्वेश्चन आए विच ऑफ द डिटेक्टर डज़ नॉट डिटेक्ट अल्फ़ा रेस, तो इसका आंसर क्या है? गीगर मुल्लर। ठीक है, और गीगर मुल्लर हमें क्या बताता है? सिर्फ डिटेक्ट और मेजर करता है लो लेवल ऑफ रेडियो पार्टिकल जस्ट लाइक बीटा रेज एंड गैमा रेज। इट कैन नॉट डिटेक्ट अल्फ़ा रेज, ये याद रखना है, इट कैन नॉट डिटेक्ट अल्फ़ा रेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इट कैन नॉट डिटेक्ट अल्फ़ा रेज। उसके बाद उसके बाद आता है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमने याद करने हैं। कंट्रोल रोड्स। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक कंट्रोल ने पहले न्यूक्लियर रिएक्टर ना पहले दो तरह के होते हैं। फिजन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन क्या होता है? फिजन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर बड़ा एलिमेंट या बड़ा कंपाउंड स्प्लिट करता है छोटे कंपाउंड्स के अंदर। अब बड़ा एलिमेंट को अगर हम यूरेनियम समझें, अगर यूरेनियम फॉर एग्ज़ाम्पल लें, अगर हम उसको एक फोटोन ऑफ एनर्जी फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूट्रॉन से हिट कराएं तो वो डिसइंटीग्रेट होता है दो एलिमेंट्स के अंदर, जो जिसकी एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, जो कॉमन फिजन है, जो पेपर में आ भी सकती है, कॉमन फिजन ऑफ यूरेनियम। मोस्ट कॉमन फिजन ऑफ यूरेनियम वो है जब न्यूट्रॉन हिट करता है यूरेनियम को 238 92, तो वो डिसइंटीग्रेट किस में होता है? बेरियम 56 141 और 36 क्रिप्टॉन 92, और 3 एवरेज पे 3 निकलते हैं, एवरेज पे 2.5 निकलते हैं, वैसे 3 भी ले सकते हैं, और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब एक फिजन से, अगर एक फिजन किससे हुई? एक न्यूट्रॉन से। एक फिजन करने से हमारे पास 3 न्यूट्रॉन आ रहे हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन आगे भी फिजन कर सकते हैं। ऐसी फिजन जो आगे कंटिन्यू रहे उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस फिजन चेन रिएक्शन। फिजन चेन रिएक्शन दैट कैरीज ऑन इटसेल्फ विदाउट एनी एनर्जी, तो उसको हम कहते हैं फिजन चेन रिएक्शन। अब ये फिजन चेन रिएक्शन ठीक नहीं होता। अगर ये फिजन चेन रिएक्शन प्रोसीड करता रहे ना, मतलब ये 3 न्यूट्रॉन थे, ये उन्होंने अगले को किया, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी कि वो एक्सप्लोजन कर देगी, जो कि कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर बॉम्ब्स का। उसके अंदर क्या होता है? अगर एक फैसिलिटी है जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब पड़ा हुआ है, ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या होता है? हम कंट्रोल्ड फिजन कराते हैं, उसको हम एक न्यूट्रॉन देते हैं और वो एक के अंदर स्प्लिट करता है। जो 3 वो निकालते हैं, हम उन 3 में से 2 अपने पास ले लेते हैं और दोबारा उसको 1 दे देते हैं। तो वो एक कंट्रोल्ड मैनर के अंदर एनर्जी बनाता रहता है, जो एक्सप्लोजन नहीं करता। लेकिन जब हमने कहीं पे न्यूक्लियर बॉम्ब फाड़ना हो ना, कहीं पे अगर मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब फाड़ना है, तो मैं इस कंट्रोल्ड फिजन को ख़त्म कर दूँगा। कंट्रोल फिजन ख़त्म होएगी तो क्या होगा? वो जो 3 न्यूट्रॉन निकले थे ना, वो आगे क्या नाम है 3 को करेंगे। अब 3 में से 3 के 3 अलग अलग निकलेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? अब आगे वो 9 को करेंगे। 9 वाले आगे कितने को करेंगे? 81 को। इस तरह ये इतनी ज़्यादा एनर्जी बन जाएगी, 200 एक में से निकलेगा। 81 को 200 से मल्टीप्लाई करो, इतनी ज़्यादा एनर्जी बनेगी कि एक्सप्लोजन हो जाएगी। ये प्रिंसिपल है न्यूक्लियर बॉम्ब्स का। अब जब हमने इसको कंट्रोल करनी होती है इस फिजन को, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर इस ऐसे चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ क्या नाम है हमारे पास वो यूज़ होते हैं, कंपोनेंट्स, पार्ट्स यूज़ होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के, जिनको हम कहते हैं कंट्रोल रोड्स और मॉडरेटर या हीट एक्सचेंजर, और हीट एक्सचेंजर भी होते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 फिजन रिएक्शन इज़ कॉल्ड क्रिटिकल एनर्जी। मेरे एनईटी में एक सवाल आया था, कैन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन प्रोसीड इफ़ इट इज़ नॉट गिवन द क्रिटिकल मास एनर्जी? तो इसका आंसर है नो, इट कैन नॉट प्रोसीड। क्वेश्चन था मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फिजन रिएक्शन। इसका आंसर क्या है? क्रिटिकल एनर्जी। और इससे कम एनर्जी हो, 1.1 कम भी हो तो वो फिजन रिएक्शन नहीं देगा, और इससे ज़्यादा हो तो दे सकता है।
सही है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करें, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो उसके अंदर होते हैं एक फ्यूल रॉड, जो दो टाइप के फ्यूल होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, यूरेनियम 235 या फिर यूरेनियम 238। इन दोनों के फ्यूल के डिफरेंस की वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर चेंज हो जाता है। अगर यूरेनियम 238 हो तो उसको हम कहते हैं फास्ट रिएक्टर, और यूरेनियम 235 हो तो वो थर्मल रिएक्टर होता है। अब इसमें फ़र्क क्या, पहले थर्मल रिएक्टर से शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है फ्यूल रॉड। यूरेनियम 235 का एक रॉड होता है इसके अंदर यूज़। फिर आता है कंट्रोल रोड्स। कंट्रोल रोड्स क्या करते हैं, कंट्रोल रोड्स ऐसे कंपाउंड से मिलके बनते हैं दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन दैट कम्स फ्रॉम फिजन रिएक्शन। जो 3 इलेक्ट्रॉन निकले से ना, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जो ले लेंगे, ऐसे रोड्स को हम कहते हैं कंट्रोल रोड्स। और ये रोड्स किससे बन के मिलते हैं, बेरियम या फिर कैडमियम। जब हमने न्यूक्लियर बम फाड़ना होगा ना, तो हम इन कंट्रोल रोड्स को उसके अंदर से निकाल लेंगे, हम बेरियम और नहीं देंगे। फिर एक कंपोनेंट होता है मॉडरेटर। हमने ये चीज़ें याद रखें, बेरियम और कैडमियम। फिर आता है मॉडरेटर। मॉडरेटर यूज़ होता है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने में। और ये मॉडरेटर किस चीज़ का होता है, ग्रेफाइट का होता है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, मॉडरेटर। सही है। फिर इसके अंदर एक हीट एक्सचेंज भी यूज़ होता है ताकि ज़्यादा हीटअप ना हो जाए रिएक्टर। फिर कूलिंग सिस्टम भी होता है। अच्छा, अब थर्मल रिएक्टर और फास्ट रिएक्टर में क्या फ़र्क है। थर्मल रिएक्टर के अंदर मॉडरेटर होता है और ये न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करके यूज़ करता है। और जो फास्ट रिएक्टर होता है उसके अंदर मॉडरेटर नहीं होता, वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है और उसके ग्रेफाइट रोड होता ही नहीं है। और उसके अंदर जो फ्यूल होता है ना, वो यूरेनियम 238 का होता है। उसके अंदर यूरेनियम 235 भी यूज़ नहीं होता। सही है। उसके बाद कुछ आता है कि जो मेन चीज़ें याद रखने वाली हैं, प्रोटॉन साइकिल क्या होती है, पीपी साइकिल। पीपी साइकिल है जब हाइड्रोजन का सिंगल फर्स्ट आइसोटॉप, जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, combines to form a deuterium, then deuterium and the protium combines to form a tritium, and at the last step a helium compound is formed. अब ये रिएक्शन कहाँ पे होते हैं, इन रिएक्शंस को हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शंस। फ्यूजन रिएक्शन को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है अपने रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और ऐसे रिएक्शन सिर्फ स्टार्स और सन के ऊपर ही होते हैं। पहले पीपी रिएक्शन है क्या। पीपी रिएक्शन अगर हाइड्रोजन का लें तो हाइड्रोजन से प्रोसीड करता है और हीलियम पे एंड करता है। हीलियम पे एंड कैसे होगा, ऐसे होगा। अब ये कंबाइन करेगा H1 के साथ तो ये बना देगा ट्रीटियम, और फिर ये ट्रीटियम कंबाइन दोबारा करेगा अपने आप के साथ ही और ये बना देगा हीलियम। क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी प्रोटॉन्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ हीलियम कंपाउंड इज़ फॉर्म इन पीपी रिएक्शन। तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं। और ये रिएक्शन कहाँ पे होता है, स्टार्स लाइक सन दैट कैन मेंटेन देयर शेप एंड प्रेशर। इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए होता है। और अगर हम बात करें ना, तो सन की सरफेस के ऊपर 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ सन। तो कितना होता है, 6000 डिग्री। सही है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर आता है बेसिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चारों फोर्सेस क्या क्या हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये होल्ड करती है
डिफरेंट स्टार्स और प्लैनेट्स को आपस में ये काफ़ी नाम है हाई मैस पे जाके अफेक्ट करती हैं। मतलब अगर अर्थ का मैस लें तब जाके ये सिग्निफिकेंट होगी, ये छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए सिग्निफिकेंट नहीं होती, अनसिग्निफिकेंट होती हैं हमारे लिए। हमारे में भी अट्रैक्शन तो होएगी, मैसेज अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उन इतना सिग्निफिकेंट नहीं होते, मतलब बहुत कम अट्रैक्शन होती है, नेग्लिजिबल होती है एक किस्म की। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी लॉन्ग रेंज होती है, और ये कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वो वाली। फिर आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है और ये न्यूक्लियस के बाइंडिंग इफेक्ट को बना के रखती है, और ये बहुत शॉर्ट रेंज होती है, शॉर्ट रेंज। बताया था 10⁻⁻14 उसने या 15 ले लो, और अट्रैक्टिव होती है। फिर जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है ये भी शॉर्ट रेंज होती है, और ये 10⁻17 पे होती है, और ये थोड़ी रिपल्सिव होती है। ये कौन सी थी, अट्रैक्टिव, ये थी रिपल्सिव। फिर जो सब मेन चीज़ अब आई है, ये तकरीबन एंड हर एनईटी के अंदर इसका सवाल आया, और एक सवाल नहीं आया, 3-4 सवाल आए हैं फोटोन, लेप्टॉन, हार्डोन से। ये मैं अब क्या चीज़ें बोल रहा हूँ, सेकेंड ईयर में आपने पढ़ ही लिया होगा, लास्ट चैप्टर के अंदर आता है। अब एक एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल फर्दर डिवाइड हुआ है 3 ग्रुप्स के अंदर। वो ग्रुप्स कौन से हैं, फोटोन के अंदर, लेप्टॉन के अंदर, हार्डोन के अंदर। लेप्टॉन्स क्या होता है, लेप्टॉन्स के आगे 3 टाइप्स हैं, लेप्टॉन्स की आगे 3 टाइप्स हैं। लेप्टॉन्स होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन या म्यूऑन या न्यूट्रिनो। लेप्टॉन, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन या न्यूट्रिनो। फिर मैंने 3 नाम लिए थे, तीसरा है हार्डोन। हार्डोन फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, हार्डोन्स। हार्डोन होते हैं या बेरियॉन्स या मीजॉन्स। बेरियॉन्स या मीजॉन्स। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कुछ पार्टिकल से मिलके बनते हैं, उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं क्वार्क्स। ठीक है, ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, इसके आगे भी पार्टिकल्स अभी डिस्कवर हुए हैं जिनको हम कहते हैं क्वार्क्स। अब बेरियॉन्स क्या होते हैं, बेरियॉन्स की एग्जांपल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और मीज़ॉन की एग्जांपल है पाई मीज़ॉन और पाई स्टार मीज़ॉन। एक पेयर ऑफ क्वार्क और एंटी क्वार्क, क्वार्क और एंटी क्वार्क, दो एंड एंटी क्वार्क, ये मिलके क्या बनाते हैं, एक मीज़ॉन बनाते हैं। और 3 क्वार्क्स बनाते हैं बेरियॉन्स। प्रोटॉन होते हैं 2 अप क्वार्क, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। और न्यूट्रॉन बनता है 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क। इन क्वार्क के ऊपर भी चार्ज होता है अपना अपना। टोटल मिला के न्यूट्रॉन तो वो न्यूट्रल हो जाता है, प्रोटॉन भी न्यूट्रल हो जाता है, मीज़ॉन भी न्यूट्रल हो जाता है, लेकिन इनके अपने ऊपर डिफरेंट चार्ज होता है। जो होता है ना अप क्वार्क, उसके ऊपर चार्ज होता है +2/3 अप क्वार्क, इसके ऊपर चार्ज होता है +2/3 का। और जो होता है डाउन क्वार्क, उसके ऊपर होता है -1/3 का। क्या मैंने अभी बताया, क्वार्क से मिलके बनते हैं एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, बेरियॉन्स, मीज़ॉन्स। 3 क्वार्क बनाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क बनाता है प्रोटॉन, 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क बनाता है न्यूट्रॉन। और a pair of anti particle of quark and quark makes up meson।
और यहाँ पे हो गया चैप्टर पूरा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर था एनईटी के लिए, सबसे लंबा भी मैंने लंबा कर दिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर था। इसकी आपने खुद भी रीडिंग करनी है, कुछ आपको चीज़ें बुक के अंदर से भी मिल जाएंगी जो शायद मैंने पढ़ाते हुए मिस कर दी हों, या मैं भी बुक देख भी लेता हूँ जो मैंने मिस किया, मैं भी बता देता हूँ। मैं भी देख रहा हूँ बुक, 1 मिनट। अच्छा, क्वार्क्स की टाइप्स कितनी हैं? क्वार्क्स की 6 टाइप्स होती हैं। क्वार्क्स की 6 टाइप होती हैं। अप डाउन, अप 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स आर प्रेजेंट। अप डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम। ठीक है, 6 टाइप्स होती हैं इन क्वार्क्स। इसके ऊपर क्या चार्ज होता है? +2/3 ई। इसके ऊपर -1/3 ई। इसके ऊपर -3/e और +2/3 ई। मैंने पता है कैसे याद किया था? जो कि पॉजिटिव कॉनोटेशन है ना, अप, चार्म और टॉप, इनकी +2/3 होगी। पॉजिटिव है ना तो पॉजिटिव रहेगा। जो नेगेटिव कॉनोटेशन है जैसे डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम, तो ये -1/3 देंगे। इस तरह याद कर लो, बहुत आसान है। सही है। ये 6 क्वार्क्स थे जो मेरे से मिस हो गए थे। मैंने शुक्र है बुक देख ली तो ये हो गया। सही है। उफ। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने सारी अपनी तरफ से जो पढ़ा सकता था पढ़ा दिया। अब आपने खुद भी देखना है, खुद भी कुछ कर लो यार। सारा कुछ मैंने थोड़ी ना कराना है, मैंने जितना करा सकता था करा दिया। एक दफ़ा बुक देख लेना, कोई कमी पेशी हुई तो वहाँ से क्लियर हो जाएगी। बाकी चैप्टर के नोट्स भी मैं भेजूँगा, MCQs भी भेजूँगा, कर लेना। ठीक है, तो लेक्चर ख़त्म करते हैं। 1 घंटे का तो लेक्चर हो गया। लेक्चर देखते देखते भी तुम लोग थक जाओगे, तो ठीक है। अगला लेक्चर होगा इससे पिछले चैप्टर का। कौन सा चैप्टर है? इससे पिछला जो भी चैप्टर अगला उसका होगा। मतलब पहले मैं इंपॉर्टेंट कवर कराऊँगा। जिसका NET है 1 जुलाई को, उसका NET इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा।